हेलो एवरीवन। तो लास्ट टॉपिक जो अपना कंटिन्यू था, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया था आइसोमेरिज्म का ही पार्ट था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो पार्ट हम लोगों ने स्टडी किया था वो था, सॉरी, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल के बाद हम लोगों ने स्टडी किया था फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और उसके बाद आता है कौन सा, मेटामेरिज्म। और इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट, टोटोमेरिज्म। ठीक, तो ये थ्री हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म स्टडी किया था। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म ये दोनों पार्ट बाकी है। तो अभी एक बार थोड़ा सा हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म को रिवाइज कर देते हैं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोगों ने क्या स्टडी किया था। तो अगर मैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, डिफरेंट आ जाएंगे। तो इस टाइप के सभी आइसोमर्स को आप क्या बोलने वाले हो, फंक्शनल आइसोमर्स बोलने वाले हो। क्लियर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। तो इस टाइप के सभी आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, आपके फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी स्टडी किए थे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि कंपाउंड दिया हुआ है तो इसके कितने डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होने वाले, इस टाइप के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ओके, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, मेटामेरिज्म पर। तो आज हम लोग मेटामेरिज्म को स्टडी करेंगे। ओके, मेटामेरिज्म। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं मेटामेरिज्म की, तो मेटामेरिज्म क्या हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज अराइजेज, यानी कि ये जो आइसोमेरिज्म होता है किसकी वजह से होता है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी कि जो एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है उनके अंदर क्या होने वाला है, डिफरेंस होने वाला है। ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू ए पॉलीवेलेंट एटम और ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो आपको कोई भी एक पॉलीवेलेंट एटम दिया हुआ होगा या फिर कोई आपको पॉलीवेलेंट ग्रुप दिया हुआ होगा। तो उस पॉलीवेलेंट एटम और ग्रुप के साथ जो एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, तो अगर आप उन एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस करते हो, उन एल्काइल ग्रुप्स को अगर आप चेंज करते हो, तो एल्काइल ग्रुप को चेंज करने की वजह से जो आइसोमेरिज्म होगा, जो फिनोमिना होगा, उस फिनोमिना को क्या बोलते हो आप, मेटामेरिज्म बोलते हो। और जो दो आइसोमर्स आएंगे उन दो आइसोमर्स को आप क्या बोलोगे, मेटामर्स बोलोगे। क्लियर हुआ पॉइंट, ओके। तो डेफिनेशन लिखते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म
This type of isomerism arises due to the difference in the nature of alkyl group attached to a polyvalent एटम और ग्रुप। यानी कि किसी भी पॉलीवेलेंट एटम या ग्रुप के साथ जो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, उन एल्काइल ग्रुप का जो नेचर होगा, यानी कि डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म आएगा, उस आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलने वाले हैं? मेटामेरिज्म बोलने वाले हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, सपोज करो आपको एक ईथर दिया हुआ है। इस ईथर को क्या बोलते हैं? इथाइल ईथर। क्योंकि दोनों, ये ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जो दोनों एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो क्या दिए हुए हैं? इथाइल दिए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल ईथर, सिमेट्रिकल इथाइल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं इसको। अगर दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर भी आ जाएगा। ओके, तो ये दिया हुआ है। अब मैं क्या करूं, यहां पर मैं क्या चाह रहा हूं कि इसका मैं मेटामर्स बनाना चाह रहा हूं। तो मेटामर्स किस तरह से बनाना है? देखो, ये पॉलीवेलेंट एटम है, ऑक्सीजन एटम भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। अभी हम ग्रुप लेकर के भी इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं क्या कर दूं, ये जो एल्काइल ग्रुप्स दिए हुए हैं, ये जो दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, अगर मैं इसको अरेंज करके इन एल्काइल ग्रुप को अरेंज करूं और अरेंज करने के बाद कुछ ऐसा कर दूं कि एल्काइल ग्रुप्स क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाएं। तो ऐसी कंडीशन में जो आइसोमर्स बन करके आएंगे वो आइसोमर कौन से हो जाएंगे? आपके मेटामर्स हो जाएंगे। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ये जो मेरा इथाइल मिथाइल दिया हुआ है, इस मिथाइल को इधर कार्बन पर शिफ्ट कर दूं और यहां से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दूं। तो क्या बन जाएगा आपका? CH3O CH2 CH2 CH3। ठीक, तो अब यहां पर देखो, ये आपका क्या दिया हुआ है? इथाइल, इधर इथाइल, यहां पर ये मिथाइल और ये इधर आपका प्रोपाइल दिया हुआ है। तो बोथ एंड पर ये पॉलीवेलेंट एटम हुआ। इस एटम के बोथ साइड जो एल्काइल ग्रुप आपको दिए हुए हैं, वो एल्काइल ग्रुप क्या हो गए हैं? चेंज हो गए हैं। तो इस टाइप के जो आइसोमर्स आएंगे उनको हम क्या बोलने वाले? मेटामर्स बोलने वाले। एक बात और ध्यान रखना, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, और कंफ्यूजन आपको जरूर होने वाली है। क्या? आप ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना अपने माइंड में कि सर यहां पर तो मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 थे, यहां पर मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 आ गए, तो ये तो चेन आइसोमर्स होने चाहिए। बिल्कुल नहीं, चेन आइसोमर्स आप इसको नहीं बोलने वाले हो। चेन आइसोमर्स से ज्यादा जो प्रायोरिटी जाएगी वो मेटामेरिज्म को जाएगी, क्योंकि जो पॉलीवेलेंट एटम दिया हुआ है, भाई अगर आपको यहां पर मेटामर्स ड्रॉ करने हैं तो मेटामर्स ड्रॉ करने के लिए आप एल्काइल ग्रुप्स को चेंज करोगे ही करोगे। एल्काइल ग्रुप्स क्या करना है? आपको चेंज करना ही पड़ेगा, तभी आप मेटामर्स ड्रॉ कर सकते हो। तो इसलिए चेन आइसोमर से ज्यादा जो प्रायोरिटी जाती है वो किसको जाएगी? मेटामर्स को जाएगी। अगर इस तरह से कुछ दिया हुआ है तो उसको आप चेन आइसोमर नहीं बोलोगे, उसको आप क्या बोलने वाले हो? मेटामर्स बोलोगे। क्लियर? ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको ये दिया हुआ है। ओके, ये दिया हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूं? इधर तो मैं कुछ चेंज कर नहीं सकता हूं, इधर लेकिन मैं चेंज कर सकता हूं। ठीक, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप दिया हुआ है CH3O, इस CH3O ग्रुप को मैं इस कार्बन से इस कार्बन पर शिफ्ट करा सकता हूं। तो क्या बनेगा? CH3 CHO CH3 CH3। क्लियर? अब सोचने की बात यह है यहां पर, जो आपको सोचना है क्या,
कि इधर आपका मिथाइल दिया हुआ है, इधर आपका प्रोपाइल दिया हुआ है, ठीक। यहां पर एल्काइल ग्रुप क्या कर दिया, आपने चेंज कर दिया। ये कौन सा एल्काइल ग्रुप आ गया आपका, आइसोप्रोपाइल आया, और ये कौन सा आ गया, ये आ गया आपका मिथाइल का मिथाइल है। तो अब इन दोनों को आप कभी भी मेटामर्स नहीं बोलने वाले हो। क्यों, क्योंकि मेटामर्स के लिए क्या है, जो एल्काइल ग्रुप्स है वो दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स के अंदर चेंज आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने केवल एक एल्काइल ग्रुप्स के अंदर चेंज कर दिया, दूसरे एल्काइल ग्रुप्स के अंदर चेंज आपने नहीं किया है। जब भी आप चेंज करोगे क्या करने वाले हो, दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स के अंदर आप चेंज करोगे। एक एल्काइल ग्रुप को सेव रख करके दूसरे को चेंज कर दोगे, तो हम उसको मेटामर्स कभी भी नहीं बोलने वाले। क्लियर पॉइंट। तो यहां पर इन दोनों के अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं तो इन दोनों में रिलेशन क्या आ जाएगा, ओके। तो यहां पर जब हम ईथर की नेमिंग करते हैं तो ईथर की नेमिंग करते हैं हम एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, ये नेमिंग होती है ईथर की। तो जो एल्कोक्सी वाला पार्ट दिया हुआ है, ये जो एल्कोक्सी है ये कौन सा होता है, ये होता है स्मॉलर एल्काइल वाला। और जो एल्कीन है ये कौन सा एल्काइल ग्रुप आएगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होते हैं। तो ये आपका एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोक्सी में। तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक। यहां पर अगर मैं नेमिंग करता हूं 1 2 3, इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो अब अगर यहां पर आप चेक करते हो जो मेन पाथ है, मेन पाथ के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिए हुए हैं वो सेम दिए हुए हैं। मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, बट डिफरेंस कहां पर आ रहा है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो गई है। इस सब्स्टिट्यूएंट की अगर आप पोजीशन को चेंज कर दोगे तो उस चेंज होने की वजह से क्या आ जाएगा, ये किस टाइप के आइसोमर बन गए, पोजिशनल आइसोमर्स बन जाएंगे। क्लियर। तो इन दोनों का रिलेशन क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों के रिलेशन की बात करता हूं, पोजिशनल आइसोमर्स आ जाएंगे, ठीक। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका पहले। ड्रॉ टोटल नंबर ऑफ structural isomer of C4H10O। तो आपको कंपाउंड दिया, मॉलिक्यूल दिया हुआ है कौन सा, C4H10O, और आपको क्या करना है, इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी डीबी वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर हम इसकी डीबी वैल्यू को चेक करते हैं तो इसकी डीबी वैल्यू कितनी आती है, इसकी डीबी वैल्यू आती है 0। देखो यहां पर इसकी डीबी वैल्यू को फाइंड करते हैं। कार्बन 4, हाइड्रोजन एटम कितने दिए हुए हैं आपको, यहां पर हाइड्रोजन एटम दिए हुए हैं 10, 5 10 डिवाइडेड बाई का 2, तो 5 प्लस का नाइट्रोजन 0 प्लस का 1, तो क्या आ गया 0। ऑक्सीजन अपना जो फॉर्मूला था, जो हमने पहले फॉर्मूला यूज किया था, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहां पर, NC माइनस H प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस N बाई 2 प्लस 1, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व नहीं है। अगर ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, ऑक्सीजन की जगह 0, ऑक्सीजन को यूज नहीं करोगे, और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है तो नाइट्रोजन 0 आ जाएगा। तो
डीबी वैल्यू कितनी हो गई टोटल 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे किस तरह से अटैच्ड है, लीनियरली अटैच्ड है। ओके, तो अब हम इसके आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं वन बाय वन। तो अगर मैं सबसे पहले इसके आइसोमर्स ड्रॉ करूं तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक, ये हुआ N ब्यूटेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ये जो मिथाइल है इस मिथाइल को मैं शिफ्ट करना स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था। ये आ गया, ठीक, इस तरह से मैंने किया। तो ये कौन सा अल्कोहल आया, 1 डिग्री अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब अगर मैं मिथाइल को और आगे शिफ्ट करूं, और आगे मैं शिफ्ट कर सकता हूं। इस वाले मिथाइल को अगर मैं यहां पर शिफ्ट करता हूं, यहां पर लेकर के आता हूं, तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH, ये आ गया। ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल, और ये कौन सा अल्कोहल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, अब मैं और क्या कर सकता हूं, ये जो मिथाइल दिया हुआ है इस मिथाइल को मैं यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं हाइड्रोजन के साथ। तो अगर मैं इसको यहां पर शिफ्ट करता हूं तो ये अल्कोहल कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा। तो अब यहां पर अगर मैं और चेक करता हूं कि और कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो यहां पर आप देखोगे कि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कोई और डिफरेंट अल्कोहल यहां पर बना पाओ। देखो, अगर आप यहां पर क्या करते हो, ये जो OH दिया हुआ है, अगर आप OH को इस कार्बन से इस पर शिफ्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, सेम ये वाला मॉलिक्यूल बनकर के आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 2 पर हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4। तो अल्कोहल कितने आ गए अपने पास, 4 अल्कोहल्स आ गए। जो आइसोमर्स हैं कौन से आ जाएंगे, 4। यहां पर केवल स्ट्रक्चरल की बात हो रही है, ठीक। तो ये अपने पास क्या आ गए, 4 अल्कोहलिक आइसोमर्स आ गए। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं। क्या हमको मालूम है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल का दूसरा फंक्शनल आइसोमर कौन सा होता है, आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला है तो आपको फंक्शनल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल का ही पार्ट होते हैं। तो अब आप इसके दूसरे फंक्शनल आइसोमर्स ड्रॉ करोगे, और फंक्शनल आइसोमर में क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहला आइसोमर आप ये ड्रॉ करने वाले हो, ठीक। ओके, दूसरा ये आ जाएगा, ये भी इसका एक आइसोमर ही हुआ। और नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, नेक्स्ट ये आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ गए, 4 अल्कोहलिक आइसोमर आ गए, और 3 कौन से आइसोमर आ गए, 3 ईथर आइसोमर आ गए, ठीक। तो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो आपके आने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 7 आ जाएंगे। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ से इस तरह से फ्रेम करके पूछा जा सकता है। इंटीजर वैल्यू बेस्ड इजीली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जब आपसे क्या कैलकुलेट कराए, नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट कराए। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट कराने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, यहां पर एक चीज और करते हैं, देखो मेटामेरिज्म, मैंने आपको बोला था कि कोई पॉलीवेलेंट एटम हो सकता है या फिर कोई पॉलीवेलेंट ग्रुप हो सकता है। तो अगर मैं पॉलीवेलेंट ग्रुप की बात करूं तो क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड O। तो ये आपका पूरा का पूरा एक पॉलीवेलेंट ग्रुप हुआ। तो इस ग्रुप के अराउंड भी अगर आप एल्काइल ग्रुप को चेंज कर देते हो तो भी क्या आ जाएगा,
मेटामर्स फॉर्म हो जाएगा। जैसे अभी कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, फिनाइल ग्रुप, तो आप क्या करो, इसको चेंज कर दो इस तरह से, ये आ गया। ठीक, यहां पर अब देखो, पहले कार्बन के साथ फिनाइल अटैच था, अब कार्बन के साथ साइक्लोहेक्साइल ग्रुप अटैच्ड है। यहां पर ऑक्सीजन के साथ पहले साइक्लोहेक्साइल था, अभी फिनाइल है। तो ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, आपके एक दूसरे के मेटामर्स आ जाएंगे। ये भी क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के मेटामर्स आ जाएंगे। तो मेटामर्स के लिए क्या जरूरी है, जो एल्काइल ग्रुप्स दिए हुए हैं, एल्काइल ग्रुप का डिफरेंट होना जरूरी है। तो यहां पर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो इनको हम क्या बोलने वाले, मेटामर्स बोलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं नेक्स्ट। ओके, तो अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लो कि मुझे दिया हुआ है ये, ठीक, ओके, ये आ गया। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों में रिलेशन की बात करता हूं कि इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, तो यहां पर अगर आप चेक करोगे, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक पॉलीवैलेंट एटम है। तो ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है, फिनाइल वाला पार्ट, ये पार्ट यहां पर हमने कॉमन रखा हुआ है। तो अब हम चेक करते हैं कि इस पॉलीवैलेंट एटम के साथ जो ग्रुप अटैच्ड है वो कैसे दिए हुए। यहां पर इथाइल है और इधर हाइड्रोजन, यहां पर मिथाइल और इधर मिथाइल। तो पहले इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में अगर आप कंपेयर करते हो, तो दोनों में क्या आ रहे हैं, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए मेटामर्स। लेकिन ये दोनों मेटामर्स नहीं होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है आपका 2 डिग्री अमाइन और ये दिया हुआ है 3 डिग्री अमाइन। तो अगर आपने मेटामर्स बनाते टाइम, मेटामर्स राइट करते टाइम अगर आपने क्या कर दिया, फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया, तो वो हमेशा क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। आप उनको मेटामर्स नहीं बोलने वाले हो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था फंक्शनल आइसोमरिज्म के अंदर कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे, मेटामर्स नहीं होने वाले हैं। ओके, अब अगर मुझे नाइट्रोजन का ही यूज करना है और मैं चाह रहा हूं कि मैं फंक्शनल आइसोमर्स ना बना करके मैं क्या बनाऊं, मेटामर्स बनाऊं, तो बिल्कुल हम मेटामर्स बना सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट लेना पड़ेगा और अमाइन की डिग्री को चेंज नहीं करना है। ये आया 2 डिग्री अमाइन, यहां पर फिर से 2 डिग्री अमाइन, ये भी 2 डिग्री अमाइन है, ये भी 2 डिग्री अमाइन है, दोनों ही क्या लिए हुए, 2 डिग्री अमाइन दिए हुए। अब अगर दोनों ही 2 डिग्री अमाइन है तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स तो नहीं हो सकते। लेकिन ये जो पॉलीवैलेंट एटम दिया हुआ है यहां पर, ये जो पॉलीवैलेंट एटम है, इस पॉलीवैलेंट एटम के साथ जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एल्काइल ग्रुप दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ही एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मेटामर्स हो जाएंगे। इनको हम मेटामर्स बोलने वाले हैं। ऊपर वालों को हम मेटामर्स नहीं बोलेंगे। ये जो एग्जांपल लिया ये मेटामर्स में नहीं आएगा, ये दोनों मेटामर्स में आ जाएंगे। ठीक, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है उस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर चेंज होता है तो वो आपके मेटामर्स नहीं होंगे, वो क्या आ जाएंगे, आपके फंक्शनल आइसोमर्स आ जाएंगे। आप उनको मेटामर्स नहीं बोलने वाले के लिए, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ओके,
तो अब हम बात करते हैं लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, और लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सा आता है? टॉटोमेरिज्म। तो जो टॉटोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और कॉम्प्लिकेटेड होने का रीज़न क्या आता है? कॉम्प्लिकेटेड होने का रीज़न ये आता है क्योंकि इसके अंदर आपको रेजोनेंस कराना होता है, एंड रेजोनेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है हम लोगों को रेजोनेंस का, कि रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर का डिलोकलाइजेशन होता है। तो जो थोड़ा बहुत आइडिया है उस आइडिया को यूज़ करके हम करेंगे, वरना फिर बाद में मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि रेजोनेंस क्या आने वाला है, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी जो हम लोगों को थोड़ा आइडिया है उस आइडिया का ही यूज़ करके हम क्या करते हैं? टॉटोमेरिज्म को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो अगर मैं टॉटोमेरिज्म की बात करूं तो टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? तो डेफिनेशन लिखो टॉटोमेरिज्म की, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, this type of isomerism arises, this type of isomerism arises due to the oscillation, due to the oscillation of proton, due to the oscillation of proton in acidic or basic medium, due to oscillation of proton in acidic or basic medium। ठीक, फुल स्टॉप के बाद टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट इन डायनामिक फॉर्म। डायनामिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने अभी बोला टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट इन डायनामिक फॉर्म, या फिर आप बोल सकते हो टॉटोमर्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो जब आप हाइड्रोजन का ऑसिलेशन कराओगे तो हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन के एक एटम से हाइड्रोजन को रिमूव करके जब आप दूसरे एटम के ऊपर लेकर के जाओगे तो जो हाइड्रोजन का ऑसिलेशन है, जहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया और जिसके ऊपर हाइड्रोजन को अटैच किया, वो दोनों ही फॉर्म क्या होने वाले? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। और इक्विलिब्रियम में कैसे एग्जिस्ट करते रहेंगे? हाइड्रोजन के ऑसिलेशन से। एग्जांपल लेकर के देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जो टॉटोमेरिज्म होता है वो हमेशा एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में ही होता है। मीडियम की रिक्वायरमेंट इसके लिए होती है। ओके, तो अभी मैं कंडीशंस भी बताऊंगा कि किन किन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है टॉटोमेरिज्म के लिए। तो ये दिया हुआ है आपका कीटो फॉर्म। तो यहां से अभी बस हम केवल एग्जांपल ले रहे हैं कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का ऑसिलेशन किस तरह से होता है। जैसे अभी ये वाला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कीटोन। तो जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिया हुआ है, कीटो ग्रुप, कीटो का जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन एटम होगा, ये हाइड्रोजन एटम एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में यहां से शिफ्ट होकर के कहां पर पहुंच जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर पहुंच जाएगा। और उसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे अभी हम लोग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो यहां पर ये जो साइन लिया हुआ है इक्विलिब्रियम का साइन है, इसका मतलब क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा और ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा। और जब ये कन्वर्जन हो रहा होगा तो उस कन्वर्जन में हाइड्रोजन एटम अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा होगा। इसीलिए बोला है ऑसिलेशन ऑफ प्रोटॉन। Isomerism arises due to oscillation of proton in acidic और basic medium। ठीक, तो अब एक चीज और यहां पर देखनी है, अगर हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन 1 to 3rd कार्बन पर होता है, यानी कि यहां से आपने हाइड्रोजन एटम को लिया और हाइड्रोजन एटम को शिफ्ट कहां पर कर दिया? यहां पर कर दिया, 1 2 3, यानी कि 1 to 3rd एटम के ऊपर अगर हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं? इसको ट्राइएड सिस्टम।
तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायड सिस्टम हो जाएगा। और अगर ऑसिलेशन जैसे अभी आपको दिया हुआ है HCN, ठीक, ये HCN दिया हुआ है, यहां पर भी हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन पॉसिबल है। HCN दिया हुआ है, क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CnH। तो यहां पर हाइड्रोजन एटम का जो ऑसिलेशन हुआ 1 से सेकेंड एटम पर हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, डायड सिस्टम। ठीक, ट्रायड सिस्टम एंड डायड सिस्टम, तो इस तरह का आपके पॉसिबिलिटी है कि आपको। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे इससे पहले जब मैंने आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बताया था, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर साइनाइड और आइसोसाइनाइड वो दोनों क्या थे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स थे। लेकिन यहाँ पर HCN एंड CnH ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के टॉटोमर आ जाएंगे। ठीक, एक दूसरे के क्या होने वाले, टॉटोमर्स होने वाले। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन हो रहा है। इनको आप फंक्शनल आइसोमर्स नहीं बोलोगे, इनको आप क्या बोलने वाले हो, टॉटोमर्स बोलोगे। ओके, तो अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर, अब ये तो केवल एग्जाम्पल लिया, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम कुछ नेसेसरी कंडीशंस लिख लेते हैं कि जो हाइड्रोजन, अगर आपको टोटोमेरिज्म कराना है तो टोटोमेरिज्म कराने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस है वो देख लेते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट लिखो नेसेसरी कंडीशंस, और नेसेसरी कंडीशन के अंदर क्या लिखते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट में लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, देयर शुड बी एट लीस्ट वन पाई बॉन्ड बिटवीन टू हेटेरो एटम। ठीक, देयर शुड बी वन पाई बॉन्ड बिटवीन टू हेटेरो एटम, यानी कि दो हेटेरो एटम के बीच क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। देयर शुड बी ए पाई बॉन्ड बिटवीन टू हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स का मतलब जिन दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, या फिर जो दो डिफरेंट एटम दिए हुए हो। तो हेटेरो एटम कौन कौन से, जो मैं अभी बोल रहा हूं, C डबल बॉन्ड O हो सकता है, C डबल बॉन्ड N हो सकता है। देयर शुड बी ए पाई बॉन्ड बिटवीन टू हेटेरो एटम, C डबल बॉन्ड O हो सकता है, C डबल बॉन्ड N हो सकता है, N डबल बॉन्ड O भी हो सकता है। ठीक, तो ये दोनों आपके पॉसिबल है। तो सॉरी, इस टाइप से हेटेरो एटम आपके क्या हो सकते हैं, होने चाहिए, और इन हेटेरो एटम के बीच पाई बॉन्ड होना चाहिए। कंपाउंड के अंदर सबसे पहली कंडीशन आपकी ये आती है, देयर शुड बी एट लीस्ट वन पाई बॉन्ड बिटवीन टू हेटेरो एटम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, क्या, मॉलिक्यूल, नेक्स्ट पॉइंट लिखना शुरू करते हैं, मॉलिक्यूल मस्ट हैव एट लीस्ट वन hydrogen atom. Molecule must have at least one hydrogen atom at alpha carbon. Molecule must have at least one hydrogen atom at alpha carbon with respect to pi bond between two hetero atoms. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, फिर बता देता हूं। मॉलिक्यूल मस्ट हैव एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एट अल्फा कार्बन, यानी कि कौन सा अल्फा कार्बन पर होना चाहिए, विद रेस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड बिटवीन टू हेटेरो एटम, यानी कि जिन दो हेटेरो एटम के बीच आपने पाई बॉन्ड बनाया है, उनके उस पाई बॉन्ड के अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। जैसे कि ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसका अल्फा कार्बन, यहां पर पाई बॉन्ड है, सॉरी ये पाई बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, अल्फा कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन,
N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ है, तो N डबल बॉन्ड O, ये अल्फा कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन। तो इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन पर एक कार्बन होना जरूरी है, चाहे आपका कोई भी दिया हुआ हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, if there is a pi bond, थर्ड पॉइंट लिखो, if there is a pi bond at alpha beta position, if there is a pi bond at alpha beta position, then there should be at least one hydrogen atom at gamma position. There should be at least one hydrogen atom at gamma position. यानी कि if there is a pi bond at alpha beta position, then there should be at least one hydrogen atom at gamma position. यानी कि ये जो आपका सिस्टम दिया हुआ है, अगर इस सिस्टम के अल्फा बीटा पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, जैसे कि ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये अल्फा, ये बीटा, सॉरी अल्फा बीटा अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा पोजीशन पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन एटम कहां पर होना चाहिए? ये जो गामा वाली पोजीशन है, इस गामा वाली पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर इस गामा पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम होगा तो ही कंपाउंड टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, वरना कंपाउंड टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करने वाला। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तीन नेसेसरी कंडीशन है, इन तीन नेसेसरी कंडीशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। Which of the given molecule will exhibit tautomerism? Which of the given molecule will exhibit tautomerism? तो कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? तो देखो, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपको कीटो फॉर्म दिया हुआ, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, सबसे शुरू में जो एग्जांपल लिया था कौन सा, ये, और यहां पर हमने ड्रॉ किया था, ये हम लोगों ने यहां पर ड्रॉ किया था। तो ये जो फॉर्म थी, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कीटो फॉर्म बोलते हैं। और ये जो फॉर्म दी हुई है, इस फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलते हैं? हम इनॉल फॉर्म बोलते हैं। तो ये दोनों की दोनों फॉर्म क्या है? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर आपको ये दिया हुआ होगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये गिवन है इसमें कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब इसने टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट किया। और अगर आपको ये दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, तो इसका मतलब इसने भी क्या किया? टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट किया। आपको कीटो फॉर्म दी हुई हो या फिर आपको इनॉल फॉर्म दी हुई हो, दोनों ही टॉटोमेरिज्म में एग्जिबिट, दोनों ही टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। तो मैंने जो आपको कंडीशंस लिखाई हैं, जो नेसेसरी कंडीशंस लिखाई हैं, वो कीटो फॉर्म के लिए नेसेसरी कंडीशंस लिखाई हैं।
ओके, ये आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा और कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करने वाला है। तो जो अभी हमने पॉइंट्स लिए हुए लिखे हुए हैं वही पॉइंट्स अभी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे अल्फा कार्बन पर, तो ये एग्जिबिट करेगा। ओके, नेक्स्ट ये दिया हुआ है यहाँ पर अल्फा बीटा पर आपका यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और गामा पोजीशन पर ड्यूटेरियम दिया हुआ है। ड्यूटेरियम दिया हुआ हो या फिर प्रोटियम दिया हुआ, फर्क नहीं पड़ता है, टॉटोमेरिज्म होगी, क्योंकि प्रोटियम और ड्यूटेरियम दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो जो केमिकल रिएक्शन प्रोटियम दिखाएगा वही केमिकल रिएक्शन ड्यूटेरियम भी दिखाएगा, तो ये भी एग्जिबिट करेगा। यहाँ पर फिर से गामा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एग्जिबिट करेगा। इस कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन दिया हुआ है, कार्बन नहीं है, तो ऐसी गलती मत करना कि सर ने तो केवल कार्बन बोला है नाइट्रोजन नहीं बोला, कोई भी एटम प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है तो ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। लेकिन जो हाइड्रोजन यूज होने वाला है टॉटोमेरिज्म में वो ये वाला हाइड्रोजन यूज होगा, ये वाला हाइड्रोजन यूज नहीं होने वाला है। अभी जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म से आइडिया लग जाएगा कि ये हाइड्रोजन क्यों नहीं जाएगा, ये हाइड्रोजन क्यों जाएगा। N डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए, ये मिथाइल, इधर आपका कार्बन, इधर कार्बन, नहीं एग्जिबिट करने वाला है। यहाँ पर मैंने बोला था कि आपको कीटो फॉर्म दी हुई हो या फिर आपको इनॉल फॉर्म दी हुई हो, दोनों में से कोई भी फॉर्म हो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो ये इनॉल फॉर्म दी हुई है तो ये एग्जिबिट करेगा। ओके, हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका CH3 प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O, CH3 एग्जिबिट करेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है तो ये आपका एग्जिबिट नहीं करने वाला। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो इस तरह से ही हम क्या करने वाले हैं, आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जो टॉटोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म किस तरह से होता है, क्या प्रोसेस होती है। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म देख लेंगे एक बार तो फिर हमको क्वेश्चन जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स रटने नहीं पड़ने वाले हैं। आपको कोई भी कंपाउंड दिया हुआ होगा तो हम डायरेक्ट उसके टॉटोमर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। तो एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में मैकेनिज्म पॉसिबल है। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम की हम बात करते हैं। बेसिक मीडियम का मतलब क्या हुआ कि आपको बेस दिया हुआ होगा और बेस दिया हुआ होने पर जो रिएक्शन का इनिशिएशन होगा वो किसकी वजह से होना, बेस की वजह से होगा। ओके, तो मान लो आपको एक कंपाउंड ये दिया हुआ है, कीटोन आपको दिया हुआ है, आप इसकी रिएक्शन कराना चाह रहे हो किसके साथ, NaOH के साथ। Na+OH-। देखो यहां पर जो बेस दिया हुआ है, बेस का काम क्या होता है, बेस जो हम डिफाइन करते हैं, बेस हम डिफाइन करते हैं किससे,
कि एनी एनायन और एनी सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उसको क्या बोलने वाले, हम बेस बोलने वाले। या फिर हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैन डोनेट इट्स लोन पेयर टू ए प्रोटॉन। जो अपना लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो देखो यहां पर OH के ऊपर माइनस साइन है, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो OH के ऊपर एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट है, तो OH माइनस किसकी तरह वर्क करने वाला है, बेस की तरह वर्क करेगा। अब बात क्या आती है, जब ये बेस की तरह वर्क करेगा तो प्रोटॉन को रिमूव करना है। प्रोटॉन कहां से रिमूव होगा, यहां से रिमूव होगा। और ये प्रोटॉन क्यों रिमूव हो सकता है, क्योंकि देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन कब पॉसिबल होती है, जब रिएक्शन होने के बाद कुछ स्टेबिलिटी हो। अगर आप इस डायरेक्शन में रिएक्शन को लेकर के जा रहे हो लेकिन रिएक्शन कैसी हो रही है, एंडोथर्मिक हो रही है बहुत ज्यादा, तो उस डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होने वाली है। ठीक, तो रिएक्शन कराने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तभी तो रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो ये क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है। तो यहां से ये जो बेस है, बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहां पर आकर के इस प्रोटॉन को क्या करने वाला है, एक्सेप्ट करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या फॉर्म हुआ, CH2, इसके ऊपर माइनस साइन आया, Na+ और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O, वाटर मॉलिक्यूल, OH माइनस था, H+ को एक्सेप्ट किया, वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो गया। यहां तक बात क्लियर होती है अपनी। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्या कि आप लोगों ने रेजोनेंस में पढ़ा होगा, रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना जरूरी होता है। तो यहां पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिया हुआ है, लोन पेयर, सिंगल, डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन एटम क्या होगा, ये कार्बन एटम आसानी से रेजोनेंस में जा सकता है। जब ये कार्बन एटम रेजोनेंस में जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बनकर के आएगी, यानी कि रेजोनेंस में जाने के लिए क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और ये इधर चला जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस करा रहे हो आप। तो क्या स्ट्रक्चर बनकर के आ जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड O- CH3 Na+। ठीक, ये फॉर्म हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी को कंपेयर करता हूं, यानी कि स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, तो दोनों में कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, ऑब्वियसली सेकेंड विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट। रीजन, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। तो यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। तो स्टेबिलिटी के लिए नेगेटिव चार्ज कहां पर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, ये इनॉलिक फॉर्म क्या करने वाला है, इनॉलिक फॉर्म वाटर से H+ को रिमूव कर लेगा। और जब ये वाटर से H+ को रिमूव करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये आ जाएगा। ये कौन सी फॉर्म हो गई, इनॉल फॉर्म। और यहां पर ये जो फॉर्म दी हुई है, ये कौन सी फॉर्म दी हुई है, कीटो फॉर्म दी हुई है। तो कीटो फॉर्म और ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, इनॉल फॉर्म। तो ये मैकेनिज्म होती है किसकी, बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म की मैकेनिज्म आती है। अगर आपको टॉटोमेरिज्म कराना है बेसिक मीडियम में तो क्या कराओगे आप, इस तरह से पूरी की पूरी मैकेनिज्म करा लोगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, ये तो मैकेनिज्म कौन सी मीडियम में हो गए, बेसिक मीडियम में हो गए। अब हम एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म देखते हैं।
ओके तो अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो एक ही कंपाउंड आपका बेसिक मीडियम में भी मैकेनिज्म शो कर सकता है और एसिडिक मीडियम में भी मैकेनिज्म शो कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम डिफरेंट मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया, इथेनॉल लिया, इथेनॉल लिया हुआ, सॉरी। अब अगर यहाँ पर मैं रिएक्शन कराता हूँ किसकी, एसिडिक की, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो रिएक्शन करा रहा हूँ, मैं जो मीडियम ले रहा हूँ, कौन सा मीडियम यूज कर रहा हूँ, एसिडिक मीडियम यूज कर रहा हूँ। तो एसिड का काम क्या होता है, जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने स्टडी किया था कि बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है प्रोटॉन को लेने का, एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन को देने का काम होता है। एसिड अपना प्रोटॉन देगा, यानी कि ये क्या करेगा, H+ को देगा। अब अगर ये H+ दे रहा है किसी को, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ पर रिएक्शन करनी चाहेगा, जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वहीं पर तो रिएक्शन करनी चाहेगा। और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिलने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2-2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या करेगा, सीधा उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हुआ। अब यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कैरी नहीं करना चाहेगा, तो क्या होगा, यहां से जब इसने अपना H+ इसको दिया तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, बेस की तरह वर्क करेगा। तो ये क्या करेगा, ये जो इस कार्बन पर हाइड्रोजन दिया हुआ है, इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेगा। इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज, ये इधर शिफ्ट हुआ और ये क्या आ जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा, देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर जो एसिड और बेस है वो केवल कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है और कोई रोल नहीं है उसका, रिएक्शन को कैटलाइज करा रहे हैं। पहले एग्जांपल में हमने बेस लिया था, वो भी किसकी तरह यूज हुआ था, कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ था। यहाँ पर हम एसिड ले रहे हैं, ये भी किसकी तरह यूज हो रहा है, कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। दोनों ही क्या करा रहे हैं, रिएक्शन को कैटलाइज करा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या थी, ये इसकी मैकेनिज्म थी। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Write tautomeric form of given molecules। तो आपको मैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, उनकी टॉटोमेरिक फॉर्म राइट करनी है। जैसे एक कंपाउंड ये हुआ, दूसरा कंपाउंड ये आया, नेक्स्ट ये कंपाउंड है। ठीक, तो इन तीनों कंपाउंड्स का क्या लिखना है हमको, टॉटोमेरिक फॉर्म लिखनी है। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चंस दिए हुए हों कि व्हाट विल बी द टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ दीज कंपाउंड्स, तो आप क्या करने वाले हो, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वही स्टेप्स आप फॉलो करने वाले हो, और उन स्टेप्स को फॉलो करके आप इनको इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं।
तो किस तरह से यहाँ पर अगर कुछ भी आपको मेंशन ना किया हुआ हो, क्योंकि जो आपका टोटोमेरिज्म है, टोटोमेरिज्म एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में पॉसिबल है। अगर आपको कुछ भी मेंशन ना किया हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा मीडियम लेकर के चलना है? बेसिक मीडियम लेकर के चलना है। ओके, तो वही स्टेप्स हम करने वाले जो स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े थे। तो OH माइनस अल्फा बीटा पर क्या है? पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो प्रोटॉन यहां से रिमूव होगा। ये आ गया यहां पर माइनस साइन। अब ये माइनस साइन क्या करने वाला, जो एनायन आया ये इधर डिलोकलाइज्ड होगा और ये इस तरह से यहां पर आ जाएगा। ये आया और ये क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हुआ इधर। बस आपको रेजोनेंस कराना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, H2O के साथ रिएक्शन, तो किस में कन्वर्जन हो जाएगा? ये कन्वर्जन हो जाएगा सीधा इसमें। तो ये क्या आ जाएगी, इस कंपाउंड की इनोलिक फॉर्म कौन सी आ जाएगी? ये इनोलिक फॉर्म हो जाएगी। तो कई बार हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना दिया हुआ, डायरेक्ट इस तरह से ना बोला हुआ, राइट द टोटोमेरिक फॉर्म, आपको क्या बोल देगा? सीधा बोल देगा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसी तरह से यहां पर आपको दिया जा सकता है, ये दे दिया। तो अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन को रिमूव करेगा। कौन से को? इस वाले प्रोटॉन को रिमूव किया। ये आया, ये पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा। अगेन ये फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो इसके बाद फिर से यहां पर हम वाटर यूज कर लेंगे। ये फॉर्म हो जाएगा, टोटोमेरिक फॉर्म वो हो जाएगी। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप इस टाइप के कंपाउंड में, जहां पर आपको ब्रिज हेडेड कंपाउंड दिए हुए हो, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर आपके 2 से ज़्यादा रिंग दिए, 3 रिंग दिए हुए और ब्रिज हेड प्रेजेंट है, यानी कि जहां पर 3 रिंग, जिन 2 कार्बन के साथ 3 रिंग जुड़े हुए होते हैं, उन 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्रिज हेडेड कार्बन बोलते हैं। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, ब्रिज हेडेड कार्बन एटम कैन नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ब्रिज हेडेड कार्बन एटम कैन नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ड्यू टू वेरी वेरी हाई एंगुलर स्ट्रेन। तो एंगुलर स्ट्रेन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब वो क्या मुसीबत है वो देखते हैं। देखो, हमको पता है कि यहां पर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। आप टोटोमेरिज्म करा रहे हो, तो टोटोमेरिज्म कराने के लिए हो सकता है कि आप यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर लो। यहां से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया। हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद ये फॉर्म हुआ और आप क्या करा दो? इसको इधर डिलोकलाइज करा दो। इसको जब आप इधर डिलोकलाइज्ड कराओगे तो क्या फॉर्म बनेगी? ये फॉर्म बन करके आएगी। अब ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम क्या हुआ? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब अगर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है
तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए, और वो कार्बन एटम क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो कार्बन एटम दिया हुआ है, ये कार्बन एटम कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एटम इस तरह से, यहां पर ये दिया हुआ है और यहां पर ये इस तरह से बाउंडेड है ये कार्बन एटम, तो ये कार्बन एटम कभी भी प्लेनर इस तरह से पूरा एक प्लेन में नहीं आ सकता है। अगर एक प्लेन में नहीं आ सकता है तो ये कंपाउंड, तो यहां पर ये कंपाउंड आपका कभी भी फॉर्म नहीं होगा। तो ये जो अभी हमने प्रोसेस लिखी है, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो ब्रिज हेडेड कार्बन एटम है, ब्रिज हेडेड कार्बन एटम कैन नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको टोटोमेरिज्म कराना है तो प्रोटॉन को आप कहां से रिमूव करोगे, यहां से रिमूव नहीं करना है, यहां से रिमूव करना है। यहां से आपने प्रोटॉन को रिमूव किया, ये फॉर्म हुआ, इधर शिफ्ट हुआ, ये आ जाएगा। ठीक, फिर से आप क्या करा दोगे यहां पर, तो इस कंपाउंड की जो टोटोमेरिक फॉर्म आएगी वो कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको हाइड्रोजन को कहाँ से रिमूव करना है। तो ये वाला ब्रिज हेडेड कार्बन एटम कभी भी आपको टोटोमेरिज्म में यूज़ नहीं कराना है। ब्रिज हेडेड कार्बन एटम कैन नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जो ब्रिज हेडेड कार्बन एटम है वो कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता है। ओके, तो चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं क्या, इनॉल कंटेंट। देखो, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म दोनों ही फॉर्म क्या करती है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। तो अगर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही फॉर्म इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करें। किसी एक पार्ट की अमाउंट ज़्यादा हो सकती है, किसी एक पार्ट की अमाउंट क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर अब कंसेप्ट आता है क्या, इनॉल कंटेंट का, कि इक्विलिब्रियम में किसकी अमाउंट ज़्यादा एग्जिस्ट करने वाली है, तो उसको बोलते हैं क्या, इनॉल कंटेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको वही डालनी है क्या, इनॉल कंटेंट, और उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट करके लिखना है। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, in general keto form is more stable and exists in very large amount at equilibrium। तो इन जनरल क्या होता है, कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है एंड एग्जिस्ट इन वेरी लार्ज अमाउंट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करती है। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये दिया हुआ है, तो ये जो एरो की लेंथ है, एरो की लेंथ भी किसको रिप्रेजेंट करती है, एरो की लेंथ रिप्रेजेंट करती है कि इक्विलिब्रियम पर कौन सा पार्ट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो लॉन्गर एरो किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम पर ये ज़्यादा प्रेजेंट होने वाला है। तो अगर मैं अमाउंट की बात करता हूँ तो ये 99% के अराउंड आ जाएगा, ग्रेटर देन 99%, ग्रेटर देन 99%, और ये क्या आ जाएगा आपका 1% से भी कम आने वाला है।
ठीक, ये 90% से ज़्यादा दिया हुआ है, और ये क्या आ जाएगा आपका 1% से भी कम आता है, लेस देन 1% आता है। क्लियर? तो इन जनरल क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर कीटो फॉर्म डोमिनेट करती है, और इक्विलिब्रियम पर जनरल केस की मैं बात कर रहा हूँ, कीटो फॉर्म डोमिनेट करती है और इनॉल फॉर्म बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनॉल कंटेंट increases enol content increases if there is a enol content increases if there is an intramolecular hydrogen bonding. Enol content increases if there is an intramolecular hydrogen bonding in enol form. अगर इनॉल फॉर्म के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगी, इनॉल कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे सपोज करो आपको ये दो कंपाउंड, ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक, तो मैं क्या करता हूं, इसकी इनॉल फॉर्म बनाता हूं, तो मैं वही कंसेप्ट यूज करूंगा, पूरा मैकेनिज्म लेकर के जा रहा हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये बेस दिया हुआ है, बेस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, कहां से, यहां से। ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है क्योंकि ये वाला ग्रुप भी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहा होगा, ये वाला भी, तो ये प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये आया, तो अब क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर की साइड नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। ये फॉर्म हुआ यहां पर। अब मैं क्या करा सकता हूं, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल जैसे हम नॉर्मली कराते हैं प्रोटोनेशन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनॉल कंटेंट क्या हो जाएगा, इनॉल कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, जो कि कितना आता है, मोर देन 80% आता है, कि 80% से भी ज़्यादा क्या आ जाएगा, इनॉल कंटेंट आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो इनॉल कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये जो आपका पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है, अगर ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में चला जाता है, कॉन्जुगेशन में चला जाएगा तो इनॉल कंटेंट क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। किस तरह से, ये कंपाउंड दिया हुआ है, अब इसका मैं इनॉल कंटेंट बनाता हूं। तो अब यहां पर आप चेक करोगे, ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पर जो इनॉल कंटेंट आने वाला है वो क्या आ जाएगा, वो आपका 90% से भी ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से इनॉल कंटेंट, अगर जो इनॉल फॉर्म हुआ वो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है और स्टेबलाइजेशन के साथ साथ लॉन्ग कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, तो इनॉल कंटेंट क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर,
थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर ले सकते हैं, कौन सा? इफ इनॉल फॉर्म is aromatic, if enol form is aromatic, then enol content will be very very large. If enol form is aromatic, then enol content will be very very large. अगर enolic form आपने बनाई और वो enolic form क्या हो गई? aromatic stabilized हो गई, जैसे सपोज करो ये कंपाउंड ही आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन क्या चला जाएगा आपका? इनॉल फॉर्म में जाएगा। जब ये इनॉल फॉर्म में जाएगा तो क्या फॉर्म कर देगा? इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फिनॉल फॉर्म हो जाएगा। तो इसकी जो यील्ड आने वाली है वो क्या आ जाएगी? 99% से भी ज़्यादा आ जाएगी, सॉरी, वो क्या आ जाएगी? 99% से भी ज़्यादा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जा रहा है? एरोमेटिक फॉर्म हो जा रहा है। तो अगर एरोमेटिक फॉर्म होता है तो यील्ड क्या आ जाएगी? बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक, जैसे अभी ये कंपाउंड दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा देते हो तो क्या फॉर्म हो जाएगा? ये आया और ये ग्रुप क्या हो गया? पूरा का पूरा आपका एरोमेटिक आ रहा है। हकल रूल के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी कितने आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड्स भी क्या हो जाएंगे? इस टाइप के कंपाउंड्स के अंदर भी जो इनॉल कंटेंट है, इनॉल कंटेंट क्या आ जाएगी? बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो अगर आपको ऐसे कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिनके अंदर इनॉल फॉर्म एरोमेटिक हो जा रही है, तो इनॉल फॉर्म के एरोमेटिक हो जाने से भी जो इनॉल कंटेंट है, इनॉल कंटेंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बट अगर मैं इन जनरल बात करता हूं तो इन जनरल क्या होता है? कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर आपसे इन जनरल पूछा जाता है तो इन जनरल कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल कब होने वाली है? जब क्या लग रहा हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा हो। जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, इनॉल कंटेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है हमको। ओके, ए बी सी एंड डी, ये 4 कंपाउंड्स दिए हुए। इन चारों कंपाउंड्स में इनॉल कंटेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको अरेंज करना है। तो जब इस तरह से ऑर्डर अरेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे? पहले प्रोटॉन को रिमूव करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करना होगा सभी में। प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद हम चेक करेंगे कि स्टेबल कार्बन आयन कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अगर कार्बन आयन स्टेबल ही फॉर्म नहीं होने वाला है तो प्रोटॉन इजीली रिमूव ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो NO2 दिया हुआ है, NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा होगा, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लग रहा होगा। फिर उसके बाद Cl का आएगा, Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I इफेक्ट लगा रहा होगा और इसके पास वैकेंट लोन पेयर भी प्रेजेंट है। और जो CH3 है, CH3 का कैसे इफेक्ट लग रहा होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लग रहा होगा, जो कि कार्बन आयन को क्या कर रहा होगा? डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन B। तो ये ऑर्डर आ जाएगा किसका? इनॉल कंटेंट का। तो जब भी आपको इनॉल कंटेंट चेक करना हो तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एरोमेटिक कैरेक्टर। अगर फाइनल इनॉल फॉर्म क्या हो रहा है? एरोमेटिक फॉर्म हो रहा है, तो फिर हम क्या करने वाले हैं? जो इनॉल फॉर्म एरोमेटिक है तो इनॉल फॉर्म बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका टोटोमेरिज्म के बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका कंप्लीट होता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पूरा पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो 5 मेन पार्ट्स थे,
चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटामेरिज्म, तो सभी पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।